नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जितने भी म्यूज़िक एग्ज़ाम्स होती हैं, यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, एमपीटेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम, DSSB, EMRS, NVS, KVS, BPSC, RPSC और MPPSC और ऑल ओवर इंडिया जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम्स होती हैं, सभी की तैयारी स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कई सारी थ्योरी क्लासेस आपकी तैयार कर रखी हैं इसी चैनल पे। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप जाके देख लीजिए। किसी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं और उन सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है ताकि सभी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाए। उसके अलावा मैंने सारे पेपर सॉल्यूशन भी करवाए हैं, जिसमें अभी DSSB PGT म्यूज़िक का टायर 1 का पूरा पेपर मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, जिसमें मैंने 3 पार्ट आपके करवा चुका हूँ। तो अगर आपने वो भी नहीं देखे हैं तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप जाके उनको गो थ्रू कर लीजिए। अब आज का जो हमारा मेन जो मोटिव है वीडियो का, और सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगा ये, जो DSSB TGT म्यूज़िक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2023 की जो आ रही है, क्योंकि ये पेपर आपका TGT म्यूज़िक का ही है और ओल्ड पेपर है। अगर हम TGT म्यूज़िक की तैयारी कर रहे हैं तो हमको ये भी चाहिए कि हम PGT म्यूज़िक की भी करें, क्योंकि जो पुराने समय के पेपर बने हैं, अब वो आपका 2014-15 में पेपर हुआ था, उसके बाद अब होने वाला है। तो उस हिसाब से आप सोच लीजिए कि उस समय के और आज के समय में कंपटीशन का अलग अलग मतलब लेवल है, क्योंकि उस समय इतने जानकार और इतने लोगों बताने वाले या फिर पढ़ाने वाले या फिर आपको इतनी नॉलेज नहीं हुआ करती थी उस समय। तो उस समय सिंपल बनते थे पेपर, लेकिन हमको ये तैयारी करनी है कि हम TGT का पढ़ रहे हैं तो हमको PGT का म्यूज़िक पेपर भी सॉल्व करके रखना है। इसीलिए मैंने पहले PGT का करवा दिया आपको। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको जाके गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि दोनों हमको आने चाहिए, क्योंकि दोनों में से आपके कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन अभी हमको देखने को मिल सकते हैं 2023 में। और लेवल के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, पहले जैसे बिल्कुल नहीं मिलने वाले, लेकिन हमको तैयारी ऐसी करनी है कि ऑप्शन में से ही हम क्वेश्चन को पहचानें और अलग अलग क्वेश्चन उससे बना के हम हमारी प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकें। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो MPTET के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो 1.5 मंथ का जो कोर्स लॉन्च किया गया था, बहुत पहले लॉन्च किया था ये, तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें सब कुछ अगर आप इसमें रजिस्टर करते हैं तो ये सब तो आपको मिलेगा ही। इसके अलावा 1.5 मंथ की अलग से आपको लाइव क्लास MCQ क्लास भी मिलने वाली है। हर वीक आपकी 2 क्लासेस होंगी, तो आपको 1250 में टोटल 3 मंथ का कोर्स मिल रहा है। कितने मंथ का? 3 मंथ का। तो आपके लिए थोड़ा फ़ायदे की चीज़ है। अब ये आपको सोचना है कि हमारा फ़ायदा है कि नुकसान है। एब्सोल्युटली फ्री है वो 1.5 मंथ की क्लासेस। वो सिर्फ आपकी एक गुरु दक्षिणा अगर आप देना चाहें, वो भी आप जब एग्ज़ाम क्लियर कर लें तो दीजिएगा, नहीं तो वो भी मुझे कोई मतलब ऐसी नीड नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपकी एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर हो, इसीलिए ये कोर्स को और इनहेल्ड किया गया है, क्योंकि अब एग्ज़ाम का कोई अभी एकदम इतना भरोसा नहीं है कि कब होगी, कैसे क्या होगी। तो उस हिसाब से हम तैयारी जारी रखें। कंटिन्यूएशन में अगर स्टडी रहेगी तो हमारी पढ़ाई चलती रहेगी, और चलती रहेगी तो हम ज़रूर सक्सेस ज़रूर पाएंगे। और अभी ये स्वरालय म्यूज़िक क्लास ने नया बैच भी लॉन्च करा है। ये सभी एग्ज़ाम के लिए हैं, खासकर जो अभी आने वाली हाल ही की एग्ज़ाम है DSSB, UGC नेट, EMRS और NVS, मेन ये 4 एग्ज़ाम के लिए अभी ये कोर्स निकाला गया है। और बाकी अदर एग्ज़ाम के लिए भी अगर आप रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। इस पर सब कुछ आपको म्यूज़िक का ही कराया जाएगा। इस कोर्स में आपकी 3 लाइव क्लासेस होंगी वीक में, और ये टीचमेंट ऐप पर आपकी होने वाली। इसमें आपको रिकॉर्डिंग्स, PDF, स्टडी मटेरियल और हर वीक आपका टेस्ट, सब कुछ इसमें मिलने वाला है। इस कोर्स की प्राइस मात्र 600 रखी गई है पर मंथ की। और अगर आपको ये इस कोर्स में रजिस्टर्ड होना है, या MPTET के कोर्स जो अभी मैंने बताया उसमें रजिस्टर्ड होना है, तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो रहेगा वो आपका ये रहेगा 6264191897। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे भी आप लोग जुड़ जाइए। वहाँ मैं डेली आपके 5 MCQ कराता हूँ, और उसमें हर म्यूज़िक स्टूडेंट्स के लिए वो फ़ायदे की चीज़ है, तो आप उससे जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा।
और अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता हो कि सर हमारा इसमें समय ख़राब करते हैं ये बेचेस के बारे में बताने में, तो उनको बता दूं मैं कि उनकी एक माफ़ी चाहूँगा मैं, क्योंकि ये बेचेस बताना इसलिए भी ज़रूरी कि जो नए व्यूअर्स हमसे जुड़ते हैं उनको भी पता होना चाहिए कि स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल में क्या प्रोवाइड हो रहा है और क्या काम किया जा रहा है। चलिए अब हम हमारे पेपर सॉल्यूशन पे चलते हैं, और ये आपका जो पेपर होने वाला है ये टीजीटी म्यूज़िक का है, तो काफ़ी अच्छा पेपर होने वाला है। और इससे आपको ये पता चलेगा कि 2023 के लिए हम किस प्रकार से तैयारी करें, खासकर DSSB टीजीटी म्यूज़िक। पीजीटी का भी आप सॉल्यूशन जैसा कि मैंने कहा सब कुछ मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में है लिंक। चलिए अब हम हमारा पेपर शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/8वें मात्रा काल की एक गति पर एक स्वर का कंपन खालिस्तान प्रकार की गमक है, तो कौन सी गमक है 1/8 मात्रा काल की? बहुत सिंपल प्रश्न है ये, तिरिप गमक। अगर जिसने भी गमक के प्रकारों के बारे में पढ़ा है तो 15 प्रकार सारंगदेव जी ने बताए हैं। संगीत परिजात में आपकी 20 गमक मिलती है, भरत भाष्यम में 7 मिलती है। एक बार मैं सारी चीज़ें आपको मेंशन कर देता हूँ। संगीत पारिजात जो कि आपका किनका ग्रंथ है? अहोबल जी का संगीत पारिजात, इसमें आपको 20 गमक मिलती है। और भरत भाष्यम में आपको 7 गमकों का वर्णन मिलता है, तो याद रखिएगा। और सारंगदेव जी ने 15 गमक बताई है, जिसमें तिरिप गमक है। तिरिप गमक 1/8 मात्रा काल की होती है, यह आंसर है इसका। और इसको हिल्लोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिल्लोल। वर्तमान में इसे हिल्लोल कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपकी ये जो इसी में ऑप्शन में दे रखा है स्फुरित गमक की अगर हम बात करें तो ये 1/6 मात्रा काल की होती है, और इसको गिटकरी भी कहते हैं। आज के समय की ये गिटकरी है, इसको ये ग कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका अगर मैं कंपित की बात करूँ तो कंपित आपकी है 1/4 मात्रा काल की, और इसको खटका भी कहते हैं। ये सब बेसिक जानकारियां हैं। आंदोलित आपकी होती है 1 मात्रा काल की, और इसे ठहराव भी कहते हैं। तो ये सब नोट कर लीजिएगा। एक ही क्वेश्चन में आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अगर आपको जानकारियाँ अच्छी लगती हों और दिल से आवाज़ आए तो मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खासकर शेयर तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है, और इसमें जितने भी DSSB म्यूज़िक स्टूडेंट्स हैं उनका फ़ायदा हो जाएगा कि उनको कुछ TGT म्यूज़िक की प्रिपरेशन जो वो कर रहे हैं तो उसमें उनको फ़ायदा हो जाएगा। आपके फ्रेंड्स या जो भी आपके हैं पहचान के, उनको ज़रूर शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानसेन खालिस्तान के शिष्य थे, तो किसके शिष्य थे? स्वामी हरिदास जी के। तानसेन जी का बचपन का नाम क्या है? सभी को पता है, तन्ना मिश्र कहते थे इनको। और मकरंद पांडे जो है इनके पिताजी का नाम है। स्वामी हरिदास जी इनके गुरु हैं। स्वामी हरिदास जी की बात करें तो ये सखी संप्रदाय से हैं, सखी संप्रदाय, याद रखिएगा आप। इसके अलावा आप इसमें वाणी शब्द से इनका संबंध है स्वामी हरिदास जी का, तो ये सब नोट करते चलिए। हरिदासपुर में इनका जन्म हुआ है, हरिदासपुर वृंदावन में इनका जन्म हुआ है। आपका जो स्वामी हरिदास समारोह जो बनाया जाता है वो भी कहाँ पे बनाया जाता है? वृंदावन में मनाया जाता है। और तानसेन जी ग्वालियर के हैं, ये सब तो आपको पता ही है। इनके ग्रंथों के नाम की आज चर्चा कर लेते तो गणेश स्तोत्रम इनके ग्रंथ हैं तानसेन जी के। गणेश स्तोत्रम, रागमाला ये भी इनका ही है। इन्होंने कई सारे रागों का आविष्कार भी किया है। और आपके रागों में इनके मियाँ मल्हार, मियाँ शब्द जो है इनके कारण ही लगता है अकबर जो थे, अकबर ने जो ये राग गाते थे तो इनको मियाँ कह के पुकारते थे, तो उन रागों का नाम मियाँ ही पड़ गया है। नहीं, मियाँ की तोड़ी हम कहते हैं, मियाँ मल्हार। तो ये जो मियाँ शब्द है वो तानसेन के लिए ही बनाया गया है। इसके अलावा आपके बात करें तानसेन जी की, तो इन्होंने कई आपके 2 वाद्यों का आविष्कार भी करा है, जिसमें आपके रबाब और आपके सुरबार। ये भी सब नोट करते चलिए, आपके काम की चीज़ें इम्पोर्टेंट ही सब कुछ बता रहा हूँ मैं। 4 जो आपकी बाणियाँ होती है ध्रुपद की, उसमें तानसेन जी की जो बाणी है यानी जिसके प्रवर्तक हैं वो हैं गोबरहार बाणी, ये याद रखिएगा। और अब्दुल करीम खां आपके
किराना घराने से संबंधित है। इनकी जो पुत्री हैं हीराबाई बरोड़कर, वो भी किराना घराने से है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर आपका स्वामी हरिदास जी हो जाएगा। ध्वनि उत्पन्न करके एक ताल में लयों को गिनने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती, तो क्या कहलाती है? सशब्द क्रिया। चलिए अब थोड़ा फटाफट करेंगे हम। निम्नलिखित चारों में से कौन सा तालों का अंग नहीं है? तो सीधी सी बात है, ये तीन आपके अनुद्रुत, द्रुत और काकपद, ये तीनों आपके ताल के अंग हैं, जिसमें आपके अनुद्रुत की मात्रा होती है 1, द्रुत की होती है आपकी 2, काकपद की होती है 16। टोटल आपके ताल के कितने अंग हैं? दक्षिणी ताल के 6 अंग हैं। ताल कितने आपके? 7 हैं और 5 तालों की जातियां हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी में ले लो या दक्षिणी में ले लो। कौन कौन सी जातियां हैं? सेम हिंदुस्तानी में भी यही है और दक्षिण में भी यही है। तीस्त्र, चतुस्त्र, खंड, मिश्र और आपके लास्ट संकीर्ण, ये सब आपकी जातियाँ। तीस्त्र जाति 3 मात्रा, चतुस्त्र जाति 4 मात्रा, खंड जाति 5 मात्रा, मिश्र जाति 7 मात्रा और संकीर्ण जाति 9 मात्रा। तो याद रखिएगा। और ये आपके जो बताए हैं मैंने, तो इसमें इन्होंने पूछा है कौन सा ताल का अंग नहीं है, तो अतिद्रुत जो आपकी है वो आपकी हो जाती है लय। लय जो हम 3 जो मुख्य प्रकार की लय होती है, जिसमें विलंबित, आपकी द्रुत और मध्य, विलंबित, मध्य और द्रुत, और एक और अगर हम माने तो अति द्रुत और अति विलंबित, ये सिर्फ 2 और आप एक्स्ट्रा इसमें ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कोमल रे को खालिस्तान स्वर कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? विकृत स्वर कहा जाता है। तीव्र स्वर जो होता है वो म होता है। अचल स्वर आपको पता है सा और प, जिनकी स्थिति नहीं बदलती है उनको क्या कहते हैं? अचल स्वर कहते हैं। और जिनकी स्थिति बदल जाती है उनको चल स्वर कहते हैं। और शुद्ध स्वर के ही ये 2 प्रकार हैं, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यदि एक राग में 6 स्वर आरोह में और 7 स्वर अवरोह में है तो इसकी जाति क्या होगी? तो सीधी सी बात है, हमको पता है कि 5 स्वर के लिए ओढ़व होता है, 6 स्वर के लिए शाढ़व होता है और 7 स्वर के लिए संपूर्ण होता है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? शाढ़व संपूर्ण। शाढ़व संपूर्ण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें हम नेक्स्ट चलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये तो आपको पता ही होगा। ताल की टोटल मुख्य जो है आपकी 3 जातियाँ होती है और कुल आपकी कितनी जातियाँ होती हैं? 9 जातियाँ होती हैं। अब नेक्स्ट हम आ गए हैं क्वेश्चन पे। इसका आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा शाढ़व संपूर्ण। इन्होंने शाढ़व थोड़ा गलत लिखा है, तो ये हिंदी में आप ठीक कर लीजिएगा, शाढ़व। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नीचे दिए गए चारों में से कौन सा अचल स्वर है? अचल स्वर आपका हो जाएगा प। सा भी होता है और प भी होता है, ये चीज़ आपको पता है कि 2 अचल स्वर होते हैं, सा और प, जिनकी स्थिति चेंज नहीं होती। अभी मैंने बताया आपको। निम्नलिखित चारों में से कौन सा एक ध्रुपद का भाग नहीं है? तो ध्रुपद के 4 भाग हैं, मैंने कल ही बताया था आपको। स्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग। तो आभोग नहीं है यहाँ पे, तो कौन सा नहीं है? भोग। क्योंकि भोग कोई भी यहाँ पे आपका चौथा भाग होता है आभोग, जो कि यहाँ पे नहीं दे रखा है। तो आपका भोग जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूछा है कौन सा नहीं है, तो कौन सा भाग नहीं है? भोग। याद रखिएगा। चलिए, वह गति जिस पर गाना गाया जाता है, तो सिंपल सा है लय। ताल को मापने की इकाई जो होती है वो मात्रा होती है, और टिम्बर जो होती है वो नाद की जाति हो जाती है। मपधनी सारे गमा पधनिसा रेगा मपा। अब देखिए यहाँ पे सीधा सीधा ये जा रहा है, मपधनी सारे गमा पधनिसा रेगा मपा, यानी मंद्र तार से, मंद्र म से लेकर तार सप्तक के पंचम तक ये पूरा जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सपाट तान। सीधी सीधी जब कोई तान जाती है, आपने बहुत से कलाकारों को सुना भी होगा गाते हुए, डायरेक्ट सा से ऊपर के सा से नीचे डायरेक्ट सा पे आ जाते हैं, तो वो भी आपकी सपाट तान है, मतलब सीधा सीधा जाए बिल्कुल। यही अगर मैं कर देता कि मपधनी नीधा पमा सारे गमा मगर ऐसा, तो ये आपके पलटा तान हो जाती, क्योंकि इसमें हम दोनों प्रकार से इसको गा रहे हैं, आरोह अवरोह लेके। इस प्रकार से ये चलता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक सप्तक में स्वरों की कुल संख्या, तो कितने होते हैं एक सप्तक में स्वर? 12 स्वर होते हैं कुल। अगर ये पूछते कि मुख्य स्वर कितने होते हैं तो 7 हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है कि एक सप्तक में तो 12, इसमें 22 श्रुतियाँ होती हैं और मुख्य 7 स्वर होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हिंदी वाले में आते हैं।
कोमल, अब इन्होंने ये म यहाँ पे छाप दिया, इनको म यहाँ पे नहीं होना चाहिए, गलत दे रखा है। कोमल, इसको सही करिएगा जो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ म को हटाइएगा इसमें। तो गधनी, कोमल गधनी, तीखा ऋषभ, चढ़त गनी ना, क्या पता क्या हिंदी लिखी, सुटाई ऐसा कुछ लिखा, सुडाई या सुहाई, हाँ सुहाई होगा ये। तो चढ़त गनी ना सुहाई, धग वादी संवादी ते खालिस्तान कहाई, राग चंद्रिका सार। तो राग पहचानिए, तो कौन सा राग होगा इसमें, आसावरी हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि धगा इसमें वादी संवादी होते हैं। और राग चंद्रिका सार जो है वो अप्पा तुलसी जी की भी रचना है। और अभी आज ही मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज मिला, स्टूडेंट एक हैं, तो उनका मैसेज आया था कि सर आपने टेलीग्राम पे ये क्वेश्चन कराया है तो ये गलत है, तो उन्होंने भेजा मुझे, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि राग चंद्रिका सार भातखंडे जी ने लिखा है, और उन्होंने बाकायदा प्रूफ भी भेजा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि काफ़ी स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट अवेयर भी रहते हैं, उन्होंने अवेयर करा कि सर आपने यह अप्पा तुलसी कैसे लगवा दिया है, या इन्होंने मतलब ऑप्शन में कैसे बदला दिया है। तो मैं भी सही था और वो स्टूडेंट भी सही थे, क्योंकि अप्पा तुलसी जी ने भी राग चंद्रिका सार लिखा है और आपके भातखंडे जी ने भी लिखा है। उन्होंने भातखंडे जी का प्रूफ दिया और मैंने उनको अप्पा तुलसी जी का प्रूफ दिया, तो उन्होंने मेरे काम को सराहा भी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है अगर कोई स्टूडेंट मुझे बताता है, क्योंकि मुझे भी अपने नॉलेज को अपडेट करना है। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा नॉलेज अपडेट हो और आप लोगों का भी नॉलेज दिन ब दिन अपडेट हो, तो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसा कुछ होता है। तो राग चंद्रिका सार अप्पा तुलसी जी की भी रचना है, याद रखिएगा। और अगर किसी को प्रमाण चाहिए तो मैं उसको प्रमाण दूंगा। मैंने उन स्टूडेंट्स को दिया भी था जिन्होंने ऐसा कहा था कि सर ये गलत है, तो मैंने उनको बताया कि ये सही है आपका, क्योंकि हम भी अगर कोई क्वेश्चन लाते हैं तो सोच समझ के अच्छे से उसको बैठ के स्टडी करते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन को लाया जाता है। तो वो भी सही थे और मैं भी सही था। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। राग मियाँ मल्हार थाट है, खालिस्तान थाट है, तो कौन सा थाट है राग मियाँ मल्हार का, काफ़ी थाट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सिंपल प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निशा रे ग, म ग, तीव्र म ग, कोमल रे ग और रेसा, यानी ये पूरा चल रहा है इसमें। तो इसमें आपका ये जो बन रहा है, ये आपका बन रहा है पूर्वी। कैसे, इसमें रे कोमल है, म तीव्र है और आपका दोनों मध्यम का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये आपका बनेगा पूर्वी बनेगा यहाँ पे। चलिए ललित होता तो ललित भी हो सकता था, बाकी ललित में दोनों मध्यम साथ में चलते, तो ललित भी ये नहीं होगा, पूर्वी ही होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निशा म ग, कोमल ग, प म, ग म ग रेसा। अब यहाँ पे कायदे से आप देखेंगे तो जो नी दे रखा है वो आपका शुद्ध दे रखा है, तो यहाँ पे कायदे से इसका आंसर पटदीप होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे चूंकि पटदीप ऑप्शन में नहीं दिया है, तो फिर आप वो ऑप्शन देखिए कि जो इस सरगम में या जो इस मतलब पैटर्न जो दिया है इसमें पूरा बैठना चाहिए। ये कौन से चलन में आता है, कौन सा स्वर चलन, किस राग के स्वर चलन में आता है, तो फिर हम इसको भीम पलासी लगाएंगे। क्योंकि निशा म ग, प म ग म ग रेसा ये भीम पलासी में ही होता है। बस इन्होंने ये गलती कर दी यहाँ पे कि इसको यहाँ पे इनको कोमल नहीं करना चाहिए था। कोमल नहीं करते तो करेक्ट आंसर भीम पलासी होता है। इसका करेक्ट आंसर पटदीप है, चूँकि ऑप्शन में नहीं है तो हम भीम पलासी को करेक्ट आंसर मानेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यह कहा जाता है कि खालिस्तान ने गायन की टप्पा शैली की खोज की। तो अब टप्पा शैली की खोज किसने करी है, तो देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपके बी और सी दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं एग्ज़ाम में होता तो मैं शोरी मियाँ लगाता था। क्यों, क्योंकि शोरी मियाँ इसलिए लगाया मैंने क्योंकि शोरी मियाँ जो उपनाम है वो गुलाम नबी शोरी का है। अब यहाँ पे इन्होंने सिर्फ गुलाम नबी दिया, अगर यहाँ पे मैं शोरी कर दूँ फिर थोड़ा यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बी और सी में से हम किसको, बी को भी चुन सकते हैं, सी को भी। लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन है और दोनों ही सही है। अगर मैं बोलूँ तो गुलाम नबी भी गलत नहीं है, लेकिन जो हम जैसे अब एग्ज़ाम में तो एक ही हमको ऑप्शन चुनना है, तो उस हिसाब से जो हम ज़्यादा जिस पे करेंगे तो वो शोरी मियाँ ही आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गायन की ठुमरी शैली के लिए लखनऊ और बनारस प्रसिद्ध है। बिल्कुल सत्य बात है, पूर्वी अंग में ये आता है। हमने जब DSSB का PGT का पेपर सॉल्व करा था तो उसमें या MP सेट में ये करा था हमने सॉल्व, MP सेट में आया था। हाँ चलिए नेक्स्ट।
तंबूरे का लंबा लकड़ी वाला भाग जो तुम्बे से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है डांड। जैसे ये तानपुरा है आपका, ये इस प्रकार का, इतना अच्छा तो मैं बना नहीं पाऊंगा ड्राइंग। तो ये जो आपका पोर्शन होता है, ये पूरा पोर्शन, यानी इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये आपका तानपुरा जो है, तो ये आपका तानपुरा जो है, इसमें ये जो आपके 4 तार हैं, तो इसमें जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है आपका, ये वाला, तो ये आपका कहलाता है डांड। ये जो बड़ी जो आपकी लकड़ी दिख रही है, ये आपकी डांड होती है। इसमें ब्रिज आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चाटी और शाही के बीच का स्थान कहलाता है। अब इसमें कायदे से मैदान होना चाहिए और इसमें करेक्ट आंसर लव है। अभी यहाँ पे लव ही हम मान के चलेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और वो है भी करेक्ट आंसर। मैदान नहीं दिया है तो लव ही आएगा। फिर हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध म कर्नाटक संगीत में क्या है? तो शुद्ध म ही है। सा भी शुद्ध, मतलब सा जो है आपका हिंदुस्तानी, वो भी सा वैसा का वैसे ही है। प जो है वो भी वैसा का वैसे ही है। तो ये तीनों का तो आप याद ही रखेगा। और तीव्र मध्यम को कहते हैं प्रति मध्यम। ये आपका तीव्र मध्यम हो जाता अगर यहाँ पे होता तो। जो आपका हिंदुस्तानी में तीव्र मध्यम होता है वो दक्षिण का प्रति मध्यम होता है। चलिए आगे चलते हैं। कर्नाटक संगीत का षट श्रुतिक दैवत हिंदुस्तानी संगीत में कहलाता है, तो वो आपका कहलाता है कोमलनी। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। अगर चतुश्रुतिक दैवत होता है यहाँ पे, तो वो आपका हो जाता है शुद्ध ध। शुद्ध ध के समान हो जाता है वो। और आपका अब यहाँ पे कोमल नी दे रखा है, तो कोमल नी आपका षट श्रुतिक दैवत के समान हो जाएगा। कोमल ध की बात करें तो वो हो जाएगा आपका शुद्ध ध। शुद्ध ध हो जाएगा। और आपका शुद्ध नी हो जाएगा काकली निषाद, यानी काकली नी हो जाएगा। और तीव्र ध तो कुछ होता ही नहीं है। तीव्र ध कुछ नहीं होता है। तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर, सॉरी यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोमल नी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पंडित वीडी पलुस्कर जी ने जन्म, मतलब कहाँ जन्म हुआ था उनका? तो कुरुंदवाड़ा में हुआ था। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। अब पहले के वीडियो में भी वीडी पलुस्कर जी के बारे में काफ़ी बता चुका हूँ। अभी थोड़ा सा और हम देखते हैं, एक क्वेश्चन और है अभी, तो उसमें और बताता हूँ मैं आपको। अभिनव राग मंजरी किसके द्वारा लिखा गया? तो ये पंडित भातखंडे जी द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मेरिट संगीत महाविद्यालय किसके द्वारा स्थापित? तो भातखंडे जी के द्वारा 1926 में इसको स्थापित किया गया। 1918 में माधव संगीत महाविद्यालय की स्थापना हुई है। माधव संगीत महाविद्यालय, तो ये आप याद रखिएगा। ये सब इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में आता है। अगर पलुस्कर जी की बात करें तो पलुस्कर जी ने 1901 में आपके लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना करी है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट बातें हैं। बिस्मिल्लाह खां साहब आपके शहनाई से संबंधित है और फैयाज खां आगरा घराने के कलाकार हैं। आफ्ताब मौसीकी इनको उपाधि प्राप्त हुई है और संगीत का सूरज इनको कहा जाता है। किन्नरी वीणा का आविष्कार किसने किया है? तो मतंग मुनि ने। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि शिव जी की वीणा कौन सी है? अवलंबी वीणा, याद रखिएगा। सरस्वती माता जी की वीणा कौन सी है? कच्छपी वीणा। भरत मुनि जी की वीणा कौन सी है? तो मत कोकिला वीणा। मत कोकिला 21 तार वाली, 21 तार होते हैं इसमें। और अवलंबी में 2 तार होते हैं। और आपके अभी एक और मैंने कौन सी बताई आपकी? शिव जी की बताई अवलंबी, भरत जी की मत कोकिला बताई, और आपकी एक और कौन सी बताई अभी मैंने? शिव जी की बताई, भरत जी की बताई, और मतंग मुनि जी की, हाँ मतंग मुनि जी की भी रह गई। मतंग मुनि जी की है चित्रा वीणा। मतंग मुनि जी की है चित्रा वीणा। तो इसमें है 7 तार। हाँ, सरस्वती माता जी की बताई थी कच्छपी वीणा। तो कच्छपी वीणा में आपके होते हैं 2 तार। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिए। हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ आपको। भरत जी के पुत्र हैं दत्तिल, जिन्होंने दत्तिलम लिखी है। सारंग देव जी के अनुसार इन चारों में कौन सा ऐसा है जिसमें किसी राग को श्रेणीबद्ध नहीं किया गया? तो ग्राम राग भी बताया उन्होंने, दशविध राग वर्गीकरण जो बोलते हैं,
दशविध राग वर्गीकरण का उल्लेख जो सारंगदेव जी ने करा, लेकिन उसमें कृपांग राग जो है इन्होंने नहीं बताया, तो कृपांग राग आपका आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो कौन से काल में थे? तो खिलजी काल में थे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ये थे। अब इसमें आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, गोधूली और प्रातः काल गाए जाने वाला राग खालिस्तान कहलाते हैं। तो यह आपका आ जाएगा संधि प्रकाश राग। गोधूली जो होता था, जैसे प्राचीन समय में जो गाय चराने जाते थे चरवाहे, तो वो आपके शाम को संधि वेला में आते थे, तो उन्होंने वही कहा है कि संधि वेला और प्रातः काल, तो वो आपका हो जाएगा संधि प्रकाश राग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राग तरंगिनी खालिस्तान की संगीत पर रचना है, तो किसकी रचना है? लोचन कवि की। नेक्स्ट आता है चतुर्दंडी प्रकाशिका, किसकी रचना है? तो वेंकटमखी जी की। नेक्स्ट चलते हैं, ताल चौताल या चार ताल में मात्राएं होती, तो कितनी मात्रा होती है? यहाँ पे आ जाएगा 12। और खंड कितने होते हैं? तो 6 खंड होते हैं। और किस मात्रा पे ताली खाली होती है? तो आप देख सकते हैं खाली होती है, सॉरी, तो खाली आपकी कौन सी पे होगी? तीसरी पे होगी। और आपकी कहाँ पे होगी? 7वीं पे होगी। तो याद रखिएगा, ये आपका फर्स्ट वाला इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते, 3 ताल के चौगुन में मात्राओं की कुल संख्या क्या होगी? तो हमको ये पता है कि 3 ताल की चौगुन जब हम करेंगे तो करेंगे 16 मात्रा में ही। चौगुन का मतलब क्या है कि एक मात्रा में आपके 4 बोल, यानी 16/4, यानी 8 मात्रा में आपकी एक बार चौगुन होगी। सॉरी, 4 मात्रा में, माफ़ी चाहूँगा, कैलकुलेशन में थोड़ा सा 4 हो गया। तो 4 मात्रा में एक बार होगी, लेकिन होगी तो 16 मात्रा में ही। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर 16 के 4 बार दिए जाएँ तो 64 आ सकता है, लेकिन होगी तो 16 मात्रा में। उन्होंने क्या पूछा है कि 3 ताल की चौगुन में मात्राओं की कुल संख्या क्या होगी? तो मात्राओं की संख्या तो 16 ही होगी। अगर ये पूछते बोलों की कितनी संख्या होगी, तो फिर यहाँ पे आता है 64। हर एक एंगल से मैं आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा बताया हुआ, सब कुछ पढ़ाया हुआ अच्छा लगता हो और दिल से आवाज़ आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका द ताल दादरा, हिंदी में ही ले लेते हैं इसको। ताल दादरा खालिस्तान लयकारी में लिखा गया है। अब इसको जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आप सिर्फ इतना पोर्शन देखिए कि पहली बार दादरा कितनी मात्रा में ख़त्म हो रहा है। तो देखिए यहाँ से आपका, अब देखिए हमारे जो कहीं कहीं मैंने सीखा है कि धा धीना धातीना गाते हैं, या मतलब ताल को बोलते हैं, और कहीं कहीं बोलते हैं धा धिन्ना धा तिन्ना धा धिन्ना धा तिन्ना, इस प्रकार से भी बोलते हैं, और धा धीना धा तीना ये भी बोलते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे धिन्ना से माना है, तो कंफ्यूज नहीं होएगा, धा धिन्ना धा तिन्ना धा धिन्ना धा तिन्ना, तो इस प्रकार से चलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये धा धिन्ना आपका एक गया, और ये धा तिन्ना यहाँ पे आपका 2 आया। तो 4 मात्रा में ये आपका कंप्लीट हो रहा है, ये धा और ये तिन्ना, तो 4 मात्रा में हो रहा है। इतना हमारे दिमाग में आया कि ताल दादरा 4 मात्रा में एक बार ख़त्म हो रहा है। अब हम एक एक बार करके देखते हैं। अगर मैं ब्याड़ करूँ दादरा की, अगर मैं ब्याड़ करूँ तो ब्याड़ कितनी मात्रा में होगी? 6 × 4/7 हो जाएगा। तो ये तो आपका 4 मात्रा में कतई नहीं आएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 24/7 हो जाएगा। और जब हम इसको करेंगे तो ये कुछ 3 पॉइंट आपका बनेगा, लेकिन 4 इसमें नहीं आएगा। तो ये तो आपका गलत हो गया। इसे आप कर करके देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट 8 लेता हूँ, जो इसका करेक्ट आंसर है। तो 6 × ये हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा। तो 3 से जब हम इसको काटेंगे तो 2, और 2 × 2 करेंगे तो 4 मात्रा में बराबर हमारा आ रहा है। तो ये हमको दिख रहा है कि 4 मात्रा में हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 8 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ताल में खाली को पलुस्कर चिन्हांकन प्रणाली में दर्शाया गया है। तो काय से दर्शाया गया है? खाली को प्लस से दर्शाया गया है। अगर हिंदुस्तानी पूछते हैं तो ये आंसर होता आपका हिंदुस्तानी, जो ये 0 होता है हिंदुस्तानी में, यह आपके दक्षिणी पद्धति में 1/2 मात्रा काल का होता है। इसे सा लिखा रहता है, उसके नीचे आपके इसे लगाया जाता है, तो इसको 1/2 मात्रा काल का माना जाता है। और एक जो आपकी ये दे रखा है, यह आपका सम होता है दक्षिण में। याद रखिएगा, सब चीज़ें क्लियर कर दी मैंने। इसका करेक्ट आंसर प्लस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलुस्कर चिन्हांकन प्रणाली में मंद्र सप्तक ध को कैसे लिखा जाता है? तो मंद्र सप्तक को ये उल्टा लिखते हैं, यानी जैसा हम तार में लिखते हैं, तार में हम इस प्रकार से लिखेंगे हिंदुस्तानी में, लेकिन दक्षिण में इन्होंने इसी को ऊपर करके, यानी तार का अगर बोलते हैं तो तार में फिर ये मंद्र में चले जाता, इस प्रकार से ये चलता है। सॉरी, ये ऐसा नहीं होता है, माफ़ी चाहूँगा, ये हो जाता फिर इस प्रकार, ये डंडी दे देते ऐसा तार में, यानी बिंदु नहीं लगाते, और मंद्र को ये इस प्रकार से लिखते हैं धा। तो याद रखिएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी एग्जैक्टली मुझे याद आया, नहीं तो गलत हो जाता, आप बोलते सर ने क्या पढ़ा दिया हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रागों के मूल रूप से हटकर एक समीप राग की झलकियाँ दिखाना कहलाता है। अगर ऐसा पूछते कि झलकियाँ दिखा के वापस मूल राग में आना, तो आपका अभिर्भाव होता, आना मतलब अभिर्भाव और जाना मतलब तिरोभाव। ऐसे आप याद रखिए। तो मूल राग से हटकर ये झलकियाँ दिखा रहे हैं दूसरे राग की, तो वहाँ पे हो जाएगा तिरोभाव, और वापस आ जाते हैं तो अभिर्भाव होता है। इसका करेक्ट आंसर आपका तिरोभाव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चारों में से कौन सा राग रागिनी वर्गीकरण में एक मत नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा विष्णु मत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्वरों से बनी रचना परंतु किसी ताल विशेष में ना हो खाली स्थान कहलाती है। तो देखिए, अगर इन्होंने बोला है कि ताल विशेष में ना हो, तो निबद्ध रचना शुरू वाला जो आपका ये तो ताल में बंदी होगी, तभी तो निबद्ध है। ताल निबद्ध का मतलब ही है कि ताल में बंधा हुआ, स्वर और ताल में बंधा हुआ। स्वर गीत की बात करें तो सरगम, कोई भी सरगम होगी वो स्वर और ताल में तो गाई जाएगी, बिगर ताल के तो गाई नहीं जाएगी। ख्याल की बात करें तो वो भी आपका स्वर ताल में गाया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनिबद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्वर विशेष को गाते समय यदि हम एक स्वर ऊपर या नीचे को जानबूझकर छूते हैं तो इसे कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं गमक। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, दोपहर 12 बजे से अर्धरात्रि 12 बजे के बीच गाए जाने वाले राग आपके कौन से होंगे? तो वो आपके हो जाएंगे पूर्वांगवादी। अगर रात्रि के 12 से सुबह की 12, अगर ये दोपहर की 12 बोलते तो यहाँ पे हो जाता उत्तरांगवादी। सिंपल है, रात्रि से दोपहर में आए तो उत्तरांग, और दोपहर से रात्रि में गए तो पूर्वांग। काफ़ी सिंपल है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका पूर्वांगवादी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राग तोड़ी में वादी स्वर और संवादी स्वर क्रमशः है, तो कौन कौन से इसमें? धागा। इस प्रकार से हमने कुल 41 क्वेश्चन इस पेपर के हमने टीजीटी म्यूज़िक के पेपर के करे हैं। और ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके DSSB के लिए। और अदर एग्ज़ाम की भी और कोई तैयारी कर रहा है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सारे पेपर्स को सॉल्व करिए। ऐसा नहीं है कि आप मेरे वीडियोस देखेंगे, आप कहीं से भी देखिए भले ही, मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ कि आप सारे पेपर को सॉल्व करिए। उससे आपका फ़ायदा ये होगा, किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि इस एग्ज़ाम का क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में नहीं आ सकता है। UGC नेट का क्वेश्चन DSSB में भी आ सकता है, DSSB का क्वेश्चन UGC नेट में भी आ सकता है। और हर एग्ज़ाम के लिए यही मैं कहूँगा कि मैं हर बार कहता हूँ कि अपनी तैयारी इसी प्रकार से करिए, ऑप्शनों को ध्यान में रख के अच्छे से प्रिपरेशन करिए। बाकी सब चीज़ें मैंने आपकी यहाँ पे क्लियर कर दी है। अगर आपको ऐसी कुछ क्वेरी लगती है तो आप कमेंट करिए। जैसे मैंने बताया आपको बीच में कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे स्टूडेंट जो हैं, वो हमको कहीं कहीं बताते भी हैं, अच्छा है, अपडेट देते हैं। मुझे अच्छा लगा काफ़ी जो उन्होंने आज जो स्टूडेंट ने, मेरे को एग्जैक्ट उनका नाम नहीं पता, उनका व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, तो उस हिसाब से मैंने आपको पेपर के बीच में वो चीज़ बताई कि चंद्रिका सार वाला जो मैंने बताया, राग चंद्रिका सार वाला। तो आपको वीडियोस कैसी लगती हैं? अगर अच्छी लगे, सारी क्लासेस मेरी देखिए जाके, और आपके पेपर सॉल्यूशन देखिए जाके। सब कुछ देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही, आप दिल से आवाज़ आए तो ही आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। जय श्री राम।